और 10 साल तक मेरे कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम राइट एक भी नहीं हुआ। गृह मंत्री जी बताएं टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? उन्होंने कहा इस तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग कोई नहीं है। अगर आरएसएस के खिलाफ कोई मुखर होकर बोलता है उसका नाम दिग्विजय सिंह है, तो आखिर मुख्य दिक्कत क्या आरएसएस से आपको? मैं उनकी विचारधारा का विरोध करता हूँ और उसमें ये क्यों भूल जाते हो कि देश में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुआ है। बजरंग दल के लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए। आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए उन्होंने कॉल सेंटर्स खोले हुए थे। आप कहते मैं देशद्रोही हूँ? अरे भाई देशद्रोही हूँ, मुझे बताओ तो मैंने कौन सा देशद्रोही किया? अगर देशद्रोही मैं हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। हर थाने में पता लगाओ ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन लोग हैं। इसमें कुछ फिरका परस्त हिंदू और कुछ फिरका परस्त मुस्लिम दोनों मिलकर दंगा कराते हैं और दोनों खिलाफ जब मैंने कार्रवाई की तो दंगा फसाद हुए नहीं। जब सर वैचारिकी की बात आती है, मैं जेएनयू में तमाम मुद्दे उठे, आपको हर बार भारतीय जनता पार्टी और इनके जो ट्रोल आर्मी है टुकड़े टुकड़े गैंग कह के बुलाती है। इसका ये क्या जवाब है आप उनको देंगे? लगातार ट्रोल करती है सोशल मीडिया में। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? हमने पूछवाया था सदन में कि गृह मंत्री जी बताएं टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? उन्होंने कहा इस तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग कोई नहीं है। ये केवल भाजपा जो है और उनकी ट्रोल आर्मी जो पेड आर्मी है, ये कोई वैचारिक रूप से कोई इनकी लोग नहीं है। ये 50 रुपए 100 रुपए भाई एक ट्वीट के, 10 रुपए एक ट्वीट के ये चल जाता है। ये पूरी तरह से व्यवसायिकरण हो चुका है राजनीति का। पूरी कांग्रेस में मैं देखूं, पूरे विपक्ष में अगर आरएसएस के खिलाफ कोई मुखर होकर बोलता है उसका नाम दिग्विजय सिंह है, तो आखिर मुख्य दिक्कत क्या आरएसएस से आपको? मेरा देखिए आरएसएस से कोई बुनियादी जो दुश्मन नहीं हूं मैं उनकी विचारधारा का विरोध करता हूं। ये विचारधारा जो कि देश में हिंदू मुसलमानों को किस प्रकार से अलग कर रही है, किस प्रकार से जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, बहाई भी आते हैं, ऐसे जो भी हैं इन सबको पूरा अधिकार संविधान में दिया हुआ है। आप उनका विरोध क्यों करते हैं? किस परिवार में कोई जन्म ले रहा है वो हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जा रहे हैं क्या? जहाँ जिस परिवार में हम जन्मे हमारे हैं। और उसमें ये क्यों भूल जाते हो कि देश में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुआ है, सियासी युद्ध हुए हैं और उसमें मुसलमानों की फौज में, बादशाहों की फौज में हिंदू भी लड़े और शिवाजी की फौज में, महाराणा प्रताप की फौज में मुसलमान भी थे। तो इसलिए यहाँ ये हिंदू मुसलमान करना देश की बर्बादी करना है और इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूँ और इसीलिए मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हूँ। बिल्कुल, आपने लगातार से सवाल उठाए पुलवामा हमले पे, अब आपका क्या कहना है? देखिए मेरा इतना ही कहना है और उस समय मैंने कहा था, उस समय आपको लगातार देशद्रोही तक मीडिया ने बात ये किया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करते हैं, दिग्विजय सिंह पे सवाल करते हैं। मैंने क्या पूछा था? पुलवामा का आपने कहा, पुलवामा में जो सबसे ज्यादा सैनिटाइज्ड इलाका है, जो सबसे ज्यादा टेररिज्म का एक सेंसिटिव इलाका है, वहां सीआरपीएफ के डीजी ने मांग की कि इनको एयरलिफ्ट करके ले जाइए। उनको क्यों एयरलिफ्ट करके नहीं भेजा गया? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जो बसेस में लोग जा रहे थे उस ट्रैफिक लेन में उल्टी तरफ से एक गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो आती है, जिसमें सरकारी कह रही है 300 किलो आरडीएक्स था। अब ये 300 किलो का कहां से इनके पास आया? तो वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? इसलिए हमारा यही प्रश्न थे कि इस मामले में आप इसकी जांच कराइए और जांच को उजागर करिए। इसमें कौन सी राष्ट्रद्रोह की बात मैंने कर ली? राष्ट्रद्रोह की जब आप बात करते हैं तो भाजपा के कई लोग, बजरंग दल के लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए, मध्य प्रदेश में, जम्मू में, यूपी में। क्या कारण है कि आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए उन्होंने कॉल सेंटर्स खोले हुए थे? उनके बारे में आज तक भाजपा ने कहा, ये देश नहीं कहा कि देशद्रोही। क्यों नहीं कहा? देशद्रोही कहिए उन पर। और यहां तक कि भाजपा के सरकार ने
उनको जमानत होने के बाद जमानत की आपके ऊपर इसमें अपील भी फाइल क्यों नहीं की? उनको कैसे छुड़वा दिया? ये सारी बातें हैं जिसकी मैं जब बोलता हूं तो दिग्विजय सिंह देशद्रोही है, हमारे एक मुख्यमंत्री ने कह दिया आतंकवादी है, तो मैं उनके थाने में गया पुलिस में कि भाई मैं आतंकवादी हूं, मुझे गिरफ्तार करिए। तो वहां के टीआई ने लिख के दे दिया कि साहब आप पर कोई प्रकरण नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे मुख्यमंत्री को बताते क्यों नहीं हो कि झूठ क्यों बोलता है? आप कह दिए मैं देशद्रोही हूं। अरे भाई देशद्रोही हूं, मुझे बताओ तो मैंने कौन सा देशद्रोही किया? अगर देशद्रोही मैं हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। मैंने मेरा जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के लिए समर्पित भावना से काम किया है और 10 साल तक मेरे कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम राइट एक भी नहीं हुआ। उस समय मैंने ओथ ली थी जब पूरे देश में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद माहौल इतना गर्म था और मध्य प्रदेश में हर 10-15 दिन में दंगे होते थे, लेकिन मैंने 10 साल तक एक बात कही थी, हर थाने में पता लगाओ ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन लोग हो। इसमें कुछ फिरका परस्त हिंदू और कुछ फिरका परस्त मुस्लिम दोनों मिलकर दंगा कराते हैं और दोनों खिलाफ जब मैंने कार्रवाई की तो दंगा फसाद हुए नहीं। मध्य प्रदेश की जब राजनीति की आप बात कर ही रहे हैं, क्या कमी रह गई थी सिंधिया के सम्मान में सर? जो ये तो आप उनसे पूछिए। मतलब बार बार कह रहे कि मेरे को अपमानित किया जा रहा था। बताएं तो कहाँ अपमानित किया गया? मतलब मेरे को बात हुई, चलो मुख्यमंत्री ने बार बार मेरे फैसले रोके जा रहे थे। बात ये है, एक हफ्ते पहले वे किसान माफी के प्रमाण पत्र बांट रहे थे करेरा में और एक हफ्ते बाद वो उन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए। क्या कारण हुए मैं नहीं जानता। ये तो हमारे पुत्र समान है, हमारे इनके पिताजी के हमारे इनके बड़े अच्छे संबंध रहे और इंदिरा जी और संजय गांधी जी के विशेष प्रयासों से अर्जुन सिंह जी और हम लोग इनके पिताजी माधवराव जी को कांग्रेस में लेके आए और बेहद हमारे अच्छे संबंध रहे। खूब उनका सम्मान भी रहा, खूब उनका नेतृत्व भी रहा, लेकिन अचानक जो उनका एक्सीडेंट हुआ हम सबको इस बात पे दुख है। लेकिन इनको भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया गया, महामंत्री बनाया एआईसीसी में। इस परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने पूरा सम्मान के साथ उनका व्यवहार किया। अब क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, उनसे पूछ लीजिए। बस आखिरी 2 सवालों पे सलाऊंगा। बार बार खबर चलती है कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी जाएगी। कभी नहीं जाएंगे, बेकार बात है, वो कभी नहीं जाएंगे। खुद उन्होंने ट्वीट करके भी जिक्र है कि हाँ वो कभी जाएंगे नहीं, मीडिया हर बार चलाता है। इसमें सर इसमें मेन बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि जो मीडिया का रोल है आज के समय में, जो यहाँ कहूँगा कि मोदी के काल में जितना मीडिया का रोल है, उसको आप किस तरीके से, कई तमाम आपके भी, राहुल जी के भी, तमाम नेताओं के बयान काट के चलाए जाते हैं इसमें, और जब बात करते हैं, जो आपने बात कही कि आरएसएस के अंदर जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं उनकी बात मीडिया नहीं करता और बाकी विपक्षों की बात करता है। आखिर मीडिया का रोल इस वक्त क्या मानते हैं? बहुत ही ज़्यादा पक्षपाती रोल है उनका। और मीडिया जो था उसका एक रोल आप देखेंगे, जो चौथा खंबा कहा जाता है मीडिया को, जो जनता का एक मुख उनका जो है वो जनता का फेस होना चाहिए। देश में जनता क्या चाहती है, क्या महसूस करती है, क्या उनके दुख हैं, क्या सुख हैं, उनके बारे में मीडिया प्रोजेक्ट करती है। ये करना चाहिए। केवल स्तुति गान करना तो राजा महाराजाओं के समय राव भाट हुआ करते थे, वही काम हो रहा है कि केवल उनकी प्रशंसा। लेकिन जो कमियां हैं, देश के हालात आप देख रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, मजदूरी बढ़ नहीं रही, लेकिन पूरे तरीके से इनका देखेंगे तो जो सेविंग्स रेट है उसमें निरंतर कमी आती जा रही है। केवल कुछ परिवारों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। क्या गरीब का एक कर्जा पैसा माफ हुआ? मुद्रा में कहा कि सब बड़े गरीब लोगों को हमने कर्जा बांटा है, मुद्रा के अंदर एक व्यक्ति का भी कर्जा माफ किया हो तो बता दो। किसानों का कोई एक कर्जा माफ किया तो बता दो। पूरे तरीके से ये सरकार गरीब विरोधी होकर कैपिटलिस्ट विचारधारा की है। नियम कानून पूरे तरीके से उनके हित में बनाए जाते हैं जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब आप देखिए, कोरोना के समय बाकी सब मुसीबत में थे, लेकिन
सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके शेयर मार्केट के भाव बढ़ते चले गए, गरीब का नहीं हुआ। तो ये पूरी तरीके से राइटिस्ट कैपिटलिस्ट है। और ये देश में जहां गरीबी है, आज भी यदि जीडीपी का अगर आप ग्रोथ रेट में और जीडीपी के जो जीडीपी है उसमें जो इकोनॉमिक वेल्थ टॉप 10 की है वो घटा दो तो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा जीडीपी आ जाएगा, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाएगा। उस पर हमें आज चर्चा करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैल न्यूट्रिशन कम नहीं हो रहा है, एनेमिक मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी जो जल्दी कम होना चाहिए वो नहीं हो रही है। तो अब इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए आज हम लोग इनका विरोध करते हैं। आखिरी में सर, मध्य प्रदेश के चुनाव की क्या तैयारी है 2028 में? अभी से कोई हाँ, प्लान है? बिल्कुल तैयारी है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी, ऐसी सब लोग काम कर रहे हैं। कल भी हमारी मीटिंग हुई, भोपाल जिले की, मैं उसमें था। तो तैयारी पूरी चल रही है। जीतू पटवारी के नेतृत्व कैसे देख रहे हैं, अभी चला रहे हैं? सब लोग अपना अपना जो जिम्मेदारी सबको निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आए और आपने धन्यवाद अच्छा दिया। धन्यवाद संदीप। साथियों, जरूर देखिए आप ये पॉडकास्ट, और जितनी भी बातचीत हुई आपको जल्द लाइव देखने को मिलेगी। नमस्कार।